जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का GNCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नितिन यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर। आप लोगों को याद रखना है कि लगातार जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो सिलेबस को ज़रूर अपने सामने रखें, क्योंकि आप लोगों ने यदि समाजशास्त्र वाली क्लासेस हमारी देखी होंगी तो आप लोगों को पता है कि हम बिना सिलेबस के ज़रा भी आगे नहीं बढ़ते, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए और यही तैयारी करने का सबसे सही, सबसे श्रेष्ठ तरीका भी होता है। चलिए तो बात करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो है हमारा पेपर सेकंड, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें है, काफ़ी स्कोरिंग है। वो है यूनिट नंबर 5, जिसको जनरली हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, लोक प्रशासन। अब जैसा कि एक संशय या कहना चाहिए कि एक गलतफहमी, जैसी एक गलतफहमी देखने को मिलती है किसके बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, उसी तरीके की गलतफहमी देखने को मिलती है लोक प्रशासन के संदर्भ में भी, कि भाई लोक प्रशासन जुड़ गया है तो अब तो दिक्कत आ जाएगी, कि अब तो बहुत कठिन है, कि अब तो बड़ी बड़ी मोटी फड़िया की किताब ला के पढ़ना पड़ेगी, आपको DD बसु की किताब ला के पढ़ना पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं फिर कहूँगा कि एक यूनिट के रूप में अगर यहाँ लोक प्रशासन रखा गया है तो सिर्फ इतना समझना है कि लोक प्रशासन जरूर तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल करना जरूरी है इसके अंदर। यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और एक टेक्निकल इसका आइडियोलॉजी होती है ना। एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका देखने का जो होता है वो तकनीकी ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको विशेषज्ञता हासिल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है लोक प्रशासन के अंतर्गत। उसको एक सामान्य सब्जेक्ट की तरह आपको देखना है, क्योंकि आप कितना ही समझिए लेकिन फिर भी जो पेपर सेकंड है वो आपका GS का पेपर है, ना कि लोक प्रशासन का। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बुक उठा करके तैयारी में बिल्कुल मदद ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो इतनी मोटी बुक खरीदने मार्केट जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना जनरल, इतना सरल और इतनी सिंपल चीज़ें आपके दी हुई हैं कि यदि उनको रुचिपूर्ण तरीके से यदि आप पढ़ेंगे, या एक सही तरीका जो होना चाहिए, यदि उस तरीके से अगर आप उस सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ फेस नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आज हमारा जो क्रम है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और वो है कि हम बात कर रहे हैं एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की। जब हम बात करेंगे उसके पहले हम ये समझें कि प्रशासन क्या है और इसी के अंतर्गत प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने आपको बताया कि प्रशासन और लोक प्रशासन अलग अलग बात है ना। तो यहाँ हम वन बाय वन इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो हर या सब स्थान पर, ठीक है, सब व्यक्तियों से जुड़ा हुआ हो, सब व्यक्ति, सब स्थान और सभी समय पर पाया जाए, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ जो सभी स्थानों पर, सभी व्यक्तियों के लिए और सभी समय अवेलेबल होती है, जो सबके लिए एक जैसी होती है, उसी को हम कहते हैं कि वो एक सार्वभौमिक घटना या एक सार्वभौमिक सत्य होता है। अगर इस दृष्टिकोण से हम बात करते हैं लोक प्रशासन की, मैं फिर कहूँगा लोक प्रशासन नहीं, प्रशासन की, तो यहाँ आप लोगों को समझना है कि प्रशासन हर जगह पर होने वाली प्रक्रिया या हर जगह पर होने वाली घटना है, हर जगह पर होने वाला कार्य है ना। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए अपन लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा स्पेस ले लूँ। चलिए, कि यदि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि चाहे वो किसी स्थान विशेष की यदि हम लोग बात करें, यदि मान लीजिए कि वो स्थान है UNO, तो इसका भी अपना प्रशासन होता है, देखिए, है ना। क्योंकि प्रशासन का अर्थ हमने क्या देखा था कि जहाँ पर भी, है ना, प्रशासन का हमने मतलब क्या देखा था, थोड़ा सा मैं दोहरा दूँ आप लोगों को, कि जहाँ पर भी एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जा रही है ना। क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। और उसको कौन अपना रहा है? कोई संगठन अपना रहा है। तो किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम प्रशासन कहते हैं, है ना। तो जहाँ संगठन होता है और जहाँ उसके निश्चित लक्ष्य होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इसे समझना है कि वहाँ पर प्रशासन भी होता ही है। इस तरीके से आप लोगों को देखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको समझने की
जरूर अपने को कोशिश करनी। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, जहाँ पर भी है ना प्रशासन का संबंध हर जगह पर होता है, जहाँ पर भी कोई संगठन हो और कोई ऐसी प्रोसीजर अपना रहा हो जिसका कोई एक प्रमुख लक्ष्य हो या एक निश्चित लक्ष्य हो, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ प्रशासन होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम कि कोई जनजाति है और उस जनजाति का कोई एक कबीला है, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हो कि इसका भी, ये भी एक संगठन है, इसका भी कुछ लक्ष्य होता है और यहाँ पर भी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है संगठित प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। यानी कि संगठित प्रयास को ही आप प्रक्रिया कह सकते हो। प्रक्रिया कैसी होना चाहिए? संगठित होना चाहिए, है ना, संगठित होना चाहिए। तो ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यूएनओ का भी अपना प्रशासन होता है ना। चाहे आप कोई गणेश उत्सव मनाओ, गणेश उत्सव यहाँ का भी अपना प्रशासन होता है। समझ में आ रही ना बात? या आप अपना यदि कोई संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार का भी अपना प्रशासनिक ढांचा होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जहाँ पर भी संगठन है, जहाँ पर भी उसके निश्चित लक्ष्य हैं और उन निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, तो बस समझ जाइए कि वहाँ पर प्रशासन भी है। इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार का मतलब है, एक निजी प्रशासन और दूसरा लोक प्रशासन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहला जो जन्म हुआ था वो निजी क्षेत्र में ही प्रशासन का हुआ था। यानी कि यदि मान लीजिए कि कोई निजी लोगों का कोई समूह है या कोई संगठन है और वो जो समूह है वो किसके लिए काम कर रहा है? वो काम कर रहा है केवल अपने लाभ के लिए, है ना, लाभ के लिए। यानी उसका जो, जिस हम लक्ष्य की बात कर रहे थे, उसका लक्ष्य यदि लाभ कमाना है तो उसे हम निजी प्रशासन कहते हैं, है ना। कोई भी प्राइवेट फर्म जिसको हम कहेंगे, कोई भी प्राइवेट संस्था, प्राइवेट फर्म, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, तो वो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, यदि फीस नहीं भरी गई, यदि वहाँ भुगतान नहीं किया जाता है तो वो जो है तुरंत आपको सेवा देना बंद कर देते हैं। यानी कि उनका जो प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? उनका जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है और उनका भी अपना एक संगठन होता है। यदि हम बात करें, इसी को ले आते हैं यदि हम सरकारी क्षेत्र में, कि यदि सरकार की बात करें, है ना, यदि हम सरकार की बात करें तो उसे हम कहेंगे लोक प्रशासन। यानी कि लोक का मतलब होता है जनता, जनता का अधिकतम सीमा तक क्या करना? कल्याण सुनिश्चित करना। जनता का अधिकतम संभव सीमा तक कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो तरीके अपनाए जाते हैं उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। यानी कि प्रशासन एक काफ़ी व्यापक अवधारणा है जिसके मुख्य रूप से दो स्वरूप होते हैं, एक होता है निजी और एक होता है लोक प्रशासन। यहाँ तक की बात समझ लेने के बाद आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इन दोनों में से सबसे पहले यदि हम कहें कि मैनेजमेंट का या प्रशासन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्रथम कौन आया था, है ना। सबसे प्रथम कौन आया था इन दोनों में से? तो निजी प्रशासन। और लोक प्रशासन जो है, निजी प्रशासन ही लोक प्रशासन के रूप में जो है बाद में, या बहुत सारे जो प्रशासन के सिद्धांत है वो निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी बाद में आए थे। तो ये बात हो गई, है ना, सब्जेक्ट के रूप में इसकी विशेषता की। और बात कर लेते हैं हम लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। निश्चित लक्ष्य, यानी कि ये जो भी संगठन होता है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो भी संगठित प्रयास किए जाते हैं किसी संगठन के द्वारा, और ये जो सारे के सारे प्रयास होते हैं किस पर केंद्रित होते हैं मुख्य रूप से? तो आपको ये समझना है कि भाई वो मुख्य रूप से निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार है, भारत सरकार अपने आप में क्या है? एक प्रशासन का ही एक रूप है भारत सरकार। तो ये इसके भी कुछ अपने लक्ष्य हैं, निश्चित लक्ष्य होते हैं। मान लीजिए कि वो कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, तो इसके भी कुछ अपने लक्ष्य होते हैं। यानी कि लक्ष्य के बिना प्रशासन नहीं होता। संगठन और संगठन के द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया या किए जाने वाले कार्य और उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है, तभी उसे हम प्रशासन कहते हैं। यह आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। सांगठनिक कार्य, सांगठनिक कार्य का मतलब होता है कि प्रशासन हमेशा संगठन के माध्यम से होता है। ऊपर भी हमने देखा ना, संगठित प्रयास के माध्यम से होता है। अब हो सकता है कि वह संगठन औपचारिक हो, या हो सकता है कि वह संगठन अनौपचारिक हो, या हो सकता है कि वो जो संगठन है वो जो संगठन है वो छोटा हो,
आकार के आधार पर बात करें, हो सकता है कि वह संगठन काफ़ी बड़ा हो। तो सभी दृष्टिकोण से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रशासन के लिए या प्रशासन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए किसी ना किसी संगठन की ज़रूरत जरूर पड़ती है ना। जिस संस्थान में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ GLC, यहाँ का भी अपना एक प्रशासन है ना, यहाँ का भी अपना एक प्रशासन है, और यहाँ का जो प्रशासन है उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है ना। संगठन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैं क्लियर करूँ तो बहुत जगह पर ये चीज़ होती है कि पता ही नहीं होता कि संगठन का मतलब क्या होता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो संगठन का मतलब किससे समझते हैं कि भाई संगठन का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह। तो ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ये समझना है कि संगठन का मतलब मानव समूह तो है, मानव समूह तो होता है, लेकिन उस समूह के क्या होते हैं, उसके कार्य भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो मानव समूह और उस समूह के कार्य, इन दोनों को हम संयुक्त रूप से कहते हैं संगठन। समझ में आया। तो किसी भी उद्देश्य को, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति समूह होता है और जिन कार्यों के माध्यम से उस संगठन उसके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, उसी को कहेंगे हम संगठन। यानी कि बहुत अच्छे से फिर से मैं दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए, संगठन का मतलब होता है मानव का समूह और उस समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्य या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या अपनाए जाने वाले तौर तरीके, इन दोनों को मिलाकर के ही हम संगठन की परिभाषा को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रशासन एवं इसके अंगों में भिन्नता हो सकती है। अब इस चीज़ को समझिए, भिन्नता हो सकती है का क्या मतलब है कि एक तरफ है, थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है मुझे, देखिए एक तरफ है मान लीजिए कि इंदौर है ना, इंदौर का अपना जिला प्रशासन, समझना जिला प्रशासन, और दूसरी तरफ है इस जिला प्रशासन के अंतर्गत जो साधन है या जो अंग हैं, चलिए जो अंग हैं इसके, अब इसके अंगों के लक्ष्यों में और है ना अंगों के लक्ष्यों में, देखिए दोनों के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रशासन का लक्ष्य मान लीजिए हो सकता है कि आप जो है इसके अंग बन जाएं, आप बन गए SDM, या आप छोड़ो, आपकी आलोचना नहीं कर रहा मैं, कोई भी बन गया एक SDM। तो जिला प्रशासन का जो लक्ष्य है वो अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है लोगों के जीवन के लिए, लेकिन हो सकता है कि कोई SDM इसलिए बना हो कि उसको नाम कमाना था, उसको जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं, या हो सकता है उसको पैसा बनाना था, या हो सकता है कि उसको पोजीशन बनानी थी, समझ में आता है, या हो सकता है कि उसको और किसी तरीके से प्रभाव स्थापित करना था समाज में, इसके लिए बना है वो। तो प्रशासन का लक्ष्य है क्या करना, लोक प्रशासन है ये, क्योंकि जिला प्रशासन जब मैं बोल रहा हूँ तो ये लोक प्रशासन का एक रूप है। तो यहाँ इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है वेलफेयर करना, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है अपना स्वयं का भला करना। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई प्राइवेट फर्म हो सकती है जिसके अंतर्गत कोई भला करना चाहता। एक फिल्म देख रहा था मैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर सिर्फ 5 रुपये लेकर के इलाज कर रहा था लोगों का। ये एक फिल्म में भी बताया गया, साउथ की कोई सी फिल्म है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी उसका, मेरसल फिल्म का नाम है। उसमें फिल्म में ये बताया गया है कि वो एक डॉक्टर है, वो 5 रुपये में मात्र इलाज करता है लोगों का, और वास्तव में भी एक ऐसा डॉक्टर है साउथ में जो 5 रुपये में इलाज करता है, उसी से इंस्पायर है वो फिल्म। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल का लक्ष्य होता है ज़्यादातर पैसा कमाना, है ना। यहाँ आपको बिना वेलफेयर मतलब बिना फीस लिए, बिना धन लिए, बिना पैसा लिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं करता है। लेकिन उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाला एक जो बंदा है ना, वो अपने फीस, खुद की पर्सनल फीस के तौर पर सिर्फ 5 रुपये ले रहा है, वो ऐसा बताया गया था उसमें। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रशासन का काम अलग, वो प्रशासन के अंग के रूप में कोई व्यक्ति है उसका काम अलग, ऐसा भी हो सकता है। दोनों के लक्ष्यों में भिन्नता भी हो सकती है, मैंने आपको बताया। फिर मानवीय क्रिया, बड़ी स्पष्ट सी बात है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि प्रशासन हमेशा हम लोग करते हैं या प्रशासन हमारी क्रियाओं से संबंधित होता है ना। ये भगवान का भी काम नहीं है, ये जीव जंतुओं का भी काम नहीं है, और जो समाज से बाहर चला गया उसका भी काम नहीं है। समाज से बाहर इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो कोई पारलौकिक शक्ति हो या फिर कोई साधु सन्यासी हो जो हिमालय की कंदरा में बैठ करके और अपना तप कर रहा हो, उसको प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हम जो हैं, हमारे द्वारा ही ये प्रशासन की सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। मैं जितनी भी बातें आप लोगों को बताऊंगा आगे,
वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मानव समूह से जुड़ी हुई होती है, मानव समुदाय से जुड़ी हुई होती है। बात करते कठिनाइयों का समाधान, यानी कि प्रशासन, जैसे मैंने कहा ना कि प्रशासन एक बहुत व्यापक अवधारणा है। जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ पर भी निश्चित लक्ष्य होंगे हमारे, जहाँ पर भी लोगों को संगठित होकर के उन लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की बात होगी, वहाँ आप देखेंगे कि उसके बीच में आती है बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे उसमें ब्रेकर्स आते हैं और उनको ब्रेक करके उनसे आगे निकलने का ही समाधान खोजना। यानी कि आपको हमेशा ध्यान देना कि प्रशासन समस्याओं की बात नहीं करता, उन समस्याओं के समाधान पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। आप देखो ना, जिला प्रशासन है, कोरोना आ गया था, कोरोना आ गया, ये क्या थी? एक कठिनाई थी, एक समस्या थी, और उसका ही समाधान खोजा इंदौर के जिला प्रशासन ने, या कहना चाहिए कि यूएनओ ने, या कहना चाहिए कि WHO ने। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अभी मैं लोक प्रशासन पर नहीं गया हूँ, आपको ध्यान देना, अभी मैं सिर्फ प्रशासन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन एक बहुत व्यापक अवधारणा है। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसी को लोक प्रशासन समझ में आएगा। अब देखिए, प्रशासन की प्रकृति की बात करते हैं हम लोग, तो आपको ये समझना है कि प्रशासन एक कला है, क्योंकि इसमें उन्मत्तता, नेतृत्व, उत्साह तथा उच्च विचारों की आवश्यकता होती है। उन्हीं के शब्दों में यह एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें निगमनात्मक विश्लेषण पद्धति या संगठन, सतर्कता युक्त नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये बात हो रही है प्रशासन की प्रकृति के बारे में। जैसे एक इंसान का भी अपना नेचर होता ना, बोलते हैं स्वभाव, ऐसे ही एक सब्जेक्ट का, एक कॉन्सेप्ट का भी अपना एक होता है स्वभाव। यहाँ जब हम प्रशासन में या लोक प्रशासन में या समाजशास्त्र में स्वभाव की या नेचर की बात करते हैं, तो आप लोगों को याद रखना कि यहाँ हम दो बातें करते हैं। यहाँ हम ये बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो भी है सब्जेक्ट है या कोई भी घटना है, वो क्या कला है, क्या विज्ञान है। ध्यान देना, इन दोनों की हम लोग बात करते हैं कि क्या कला है और क्या विज्ञान है। क्या वो, अगर वो कला है ना, मान लीजिए कि हम कला है तो क्यों है ना, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो भी क्यों है, क्यों नहीं है ना। ऐसे ही हम विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें ये विश्लेषण करते हैं इस बात का कि क्या ये विज्ञान है। तो अगर हम बोलेंगे कि हाँ विज्ञान है, तो बताना पड़ेगा हमें कि क्यों है, और यदि कहेंगे विज्ञान नहीं है तो भी हमें बताना पड़ेगा कि विज्ञान क्यों नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को दोनों तरीके से विश्लेषण देखने को मिलता है। अब यहाँ चार्ल्स वर्थ नाम के जो विद्वान आते हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कला भी है और ये विज्ञान भी है ना। जब आपने उनसे पूछा कि भाई ये कला क्यों है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कला है, क्योंकि इसमें उन्मत्तता पाई जाती है ना, नेतृत्व होता है, उत्साह, उच्च विचारों की आवश्यकता होती है ना। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कला क्या होती है ना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि कला की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए है ना, कला की विशेषताएं क्या क्या होती है, और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे प्रशासन पे। सबसे पहली बात यह है कि कला के जो सिद्धांत होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, है ना। जैसे हम कहें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, समझिएगा इस चीज़ को, भारतीय शास्त्रीय संगीत, है ना। अब ये भारतीय कला का एक रूप है, तो इसके कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। जैसे हम बात करें शास्त्रीय संगीत की, तो इसकी दो शैलियाँ होती हैं। उत्तर भारत में जो पाई जाती है इसको हम हिंदुस्तानी शैली कहते हैं, और दक्षिण भारत में जो पाई जाती है इसको हम कर्नाटक शैली कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से वाद्य बजाए जाएंगे ये फिक्स होता है ना। कौन कौन से इसके प्रहर होते हैं ये फिक्स होता है ना। कैसा इसका कौन कौन सी इसकी शैलियाँ होती है ये भी फिक्स होता है, और इन आधारों पर इनमें आप अंतर कर सकते हो दोनों में। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्रशासन जो होते हैं इसके कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, यानी कि योजना बनाने की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, स्टाफिंग की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, है ना, मूल्यांकन की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, उसमें सतत सुधार करते चले जाने की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। यानी कि आपको ये समझना है इसके माध्यम से कि कहीं पर भी प्रशासन पाया जाता हो उसके कुछ मूल सिद्धांत होते हैं जो सभी प्रकार के प्रशासन में देखने को मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं
कि प्रशासन इसी आधार पर, या हम प्रशासन की बात ना करते हुए कला की बात करें तो कला एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कुछ मूलभूत आदर्श, कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, हर समय देखने को मिल जाएंगे। अभ्यास की आवश्यकता है ना, किसी भी कला में आप पारंगत हो सकते हो यदि लगातार आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। तो यह आपको समझना, इससे हम प्रशासन को भी जोड़ेंगे कि आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आप प्रशासन के अंग बनेंगे, है ना, खास करके लोक प्रशासन के, तो उस समय पर क्या होगा, आपकी भी ट्रेनिंग होगी, आपको भी इसका प्रोबेशन दिया जाएगा और धीरे 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 आप अनुभव के माध्यम से सीखते चले जाएंगे। आपने देखा होगा ना कि किसी भी आईएएस ऑफिसर के नाम के आगे मीडिया लिख देता है कि बहुत प्रभावी और बहुत अनुभवी प्रशासक रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि उनको लंबा एक्सपीरियंस रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। विशेष अभिरुचि एवं गुण, दोनों चीज़ें, अभिरुचि का मतलब होता है उसका एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, यहाँ अभिरुचि का मतलब एटीट्यूड है, और यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है गुण, यानी कि कला से हर किसी व्यक्ति, या कहना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो कला में इंटरेस्ट नहीं लेता है, हर व्यक्ति कला में इंटरेस्ट नहीं लेता है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसा सी सेट होता है आपका, उसमें भी आपकी यही अभिरुचि ही जानने की कोशिश की जाती है कि आप वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए या प्रशासन में जाने के लिए आपकी अभिरुचि है अथवा नहीं है, इस बात का ही परीक्षण होता है सी सेट में। जैसे आपने केट की एग्ज़ाम सुनी होगी, है ना, कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो मैनेजमेंट की एग्ज़ाम होती है, मैनेजमेंट में जाने के लिए होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो कला में भी विशेष अभिरुचि की जरूरत होती है और विभिन्न गुणों की जरूरत होती है। विकास की प्रक्रिया होती है क्रमिक, यानी कि कला का एकदम से विकास नहीं हो गया, क्रमिक रूप से विकास होता है। चाहे वो फिल्म निर्माण की कला हो, चाहे लेखन की कला हो, चाहे गायन की कला हो, चाहे संगीत की कला हो, चाहे नृत्य की कला हो, चाहे नाटक की कला हो, कला के जितने भी स्वरूप आप देखोगे उनका क्रमिक विकास होते होते वो आज इस अवस्था में पहुँचे हैं। और परिवर्तनशीलता भी उनमें पाई जाती है। आप देखेंगे कि कला हमेशा एक समान नहीं होती है। दूसरे इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि इस विकास की प्रक्रिया के दौरान उसमें नए नए विचार, नए नए तरीके, तौर तरीके ऐड होते चले जाते हैं और लगातार उसका विकास होता चला जाता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए लोक प्रशासन की बात करते हैं, है ना। लोक प्रशासन की बात करते हैं कि लोक प्रशासन को यदि हम कहें कि लोक प्रशासन क्या एक कला है, तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है ना। जब हम लोक प्रशासन की प्रकृति की बात करें तो इस बात के समर्थक है डॉक्टर एन.पी. शर्मा, उर्विक, अवस्थी और माहेश्वरी और चार्ल्सवर्थ। यानी ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि हाँ साहब, कला जो है वो एक प्रकार से, या लोक प्रशासन एक कला है। ये समर्थक हैं। इनके नाम मैं फिर कहूँगा, जिन विद्वानों के नाम आ रहे इस तरफ कि जो कला के रूप में स्वीकार करते हैं लोक प्रशासन को, उनके नाम आपको यहाँ देखने हैं, ठीक है। फिर किस आधार पर वो लोक प्रशासन को कला मान रहे हैं, उन आधारों की भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो संगठन की रचना की बात करें, है ना। संगठन की रचना भी अपने आप में एक कला ही होती है, या एक कला की आवश्यकता इसमें पड़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि जिस जगह पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, जैसे ये है GLCIAS, है ना, ये एक संस्थान है या एक संगठन है। अब इस संगठन में हम बात करें कि यहाँ किस व्यक्ति को, है ना, कौन व्यक्ति है और उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए देना है, ये अपने आप में मैनेजमेंट की तरफ से एक कला है कि जो यहाँ के डायरेक्टर है, वो मान लीजिए यहाँ का प्रबंधन है, यहाँ का मैनेजमेंट है, तो किस व्यक्ति को वो कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हैं, कुछ तो देखेंगे, कुछ तो परखेंगे, कुछ तो सोचेंगे समझेंगे, तभी तो उसको वो चीज़ देंगे। समझ में आया? कब टेस्ट लेना है, कौन से विद्यार्थी को किस तरीके से पढ़ाना है, ये अपने आप में कला होता है। इसलिए कहते हैं टीचिंग भी एक कला होती है अपने आप में, है ना, शिक्षण भी एक कला होती है। ऐसे ही लोक प्रशासन में भी आप देखेंगे कि लोक प्रशासन में भी मान लीजिए कि आप कल से बन गए एक DSP। अब आप कैसे व्यक्ति हो, कोई एक व्यक्ति है जो DSP बना है और काफ़ी उग्र विचार का है, तो उसको हो सकता है क्राइम ब्रांच में लगा दिया जाए। कोई एक शालीन व्यक्ति है, कार्यालयीन काम अच्छा करता, तो हो सकता है उसको फील्ड का जॉब ना दे करके उसको कार्यालयीन काम में लगाया जाए। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की विशेषताएं, उसके व्यक्तिगत गुणों को देख करके ही उसको पोजीशन दी जाए संगठन में।
दूसरी चीज़ है संगठन में व्यक्तियों का स्थान। वही मैं कह रहा हूँ कि संगठन की संरचना कैसी हो और संगठन में व्यक्ति का क्या स्थान हो, ये भी फिक्स किया जाता है लोक प्रशासन में कला के आधार पर। संगठन में अभिप्रेरणा, एक मान लीजिए मैं एक सीनियर अधिकारी हूँ और अपने आप को ऐसा समझिए कि आप मेरे जूनियर्स हैं, और जनरली आप ऐसा देखते होंगे कि एक एसपी है और बहुत सारे दूसरे ज़िले की पुलिस है, तो उस ज़िले की पुलिस को, उस एसपी को उस ज़िले का सुपरिटेंडेंट होने के नाते मोटिवेट रखना भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी क्षमता होती है कि उसको कैसे वो मोटिवेट रख पा रहा है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कैसे आप मोटिवेट रख सकते हो, मोटिवेट रह सकते हो। ठीक है। संप्रेषण, ये भी अपने आप में कला होती है। जैसे मान लीजिए कि आप बन गए, उदाहरण के लिए एक आईएएस ऑफिसर बन गए, एक आईएएस ऑफिसर बन गए, तो एक आईएएस ऑफिसर को सिर्फ एक ही तरीके से लोगों से बात नहीं करनी है, क्योंकि आपके देखिए आप जनता से भी बात करेंगे जन सुनवाई में, आप अपने सीनियर से भी बात करेंगे, ठीक है, आप अपने सबऑर्डिनेट जो हैं, या कहना चाहिए आप अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे, है ना, आप मीडिया से भी बात करेंगे, ठीक है, आप मंत्री से भी बात करेंगे। अब क्या सभी से एक तरीके से ही बात करेंगे? समझिए, संप्रेषण का मतलब होता है, ये भी अपने आप में कला होती है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, किसको कैसे, किस तरीके से किससे बात कर रहे हो। ये एक आईएएस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने एक दिन देखा था जन सुनवाई में, कहीं की खबर थी कि जन सुनवाई में एक महिला थी, कोई बहुत वृद्ध महिला थी, तो वो जो कलेक्टर थे वो घुटनों पर आकर बैठ गए उसके पास और मालवी में बात कर रहे थे, है ना, अपने मालवा की कहीं की बात है वो, कि मालवी में उसकी समस्या पर उससे डिस्कस किया और उसको आश्वासन दिया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व कर दी जाएगी। मतलब आप देख रहे हो कितना प्रभावी जनता के साथ में उन्होंने संप्रेषण किया। ये भी अपने आप में कला है। ये कला सबको आनी चाहिए जब आप सार्वजनिक में जीवन में होंगे, है ना। यदि मान लीजिए कि सार्वजनिक जीवन में आपको ये कला नहीं आती, तो आपने देखा होगा कि कई बार संसद के सदस्यों को, विधानमंडल के सदस्यों को और नौकरशाहों को भी कईयों बार अपनी कही हुई बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। जुबान फिसल गई, ऐसा आता है पेपर में, है ना। क्यों? क्योंकि बोलने की सही कला नहीं थी, किससे कब कैसे बात करनी चाहिए। जैसे अभी किसी ने राष्ट्रपति को कुछ और शब्द से यूँ संबोधित किया तो पूरे देश में बवाल हो गया। देखा ना आपने। ये चीज़ है कि हम क्या, कब, कैसे, किसके साथ में किन शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यवहार कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और अंत में है नेतृत्व। नेतृत्व अपने आप में एक कला होती है ना। लीडरशिप किताबों से नहीं सीखी जाती है, लीडरशिप फील्ड में आके सीखी जाती है। और मेरा मानना है कि सबसे अच्छी लीडरशिप वो होती है जब वो व्यक्ति, जो लीडर है, वो खुद अपने व्यक्तित्व से और अपने कार्यों से, अपनी कार्यशैली से लोगों को प्रभावित करे, लोगों को इंक्रीज करे। उदाहरण के लिए विराट कोहली यदि खुद अच्छी फील्डिंग नहीं करेगा, तो जब वो कैप्टन थे तो दूसरे लोग क्या अच्छी फील्डिंग करेंगे बताइए आप, है ना। जब पोजीशन ऐसी चल रही है कि मैच में दबाव है और दबाव की पोजीशन में आके MS धोनी बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, तो पूरी की पूरी टीम का मनोबल बढ़ जाता था। समझ में आया ना। यदि इस तरीके का, है ना, मोदी जी यदि कह रहे हैं कि सफाई रखो, तो वो स्वयं कचरा उठा रहे हैं, यदि मान लीजिए, तो दूसरे लोग उनको देखकर मोटिवेट होंगे। तो उदाहरण जो है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जितने भी ये लोग हैं, है ना, कौटिल्य हो गए, अकबर हो गया, सरदार पटेल हो गए, ये जितने भी अच्छे प्रशासक माने गए ना, इनको ऐसा कहना चाहिए कि अच्छे कलाकार थे, है ना। देखिए आप कि सरदार पटेल ने जब रियासतों का एकीकरण किया था, उस समय पर उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन जिसको वो प्रलोभन दे सकते थे उसको प्रलोभन दिया, और जो प्रलोभन से नहीं माना उसको दबाव में ला दिया, है ना। तो किसके साथ किस समय पर कैसे बर्ताव करना है, इसी को भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, जो आपके सिलेबस में भी है, एथिक्स में, पेपर 4 में। और उसकी ज़रूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करना, ये अपने आप में कला ही होता है। तो इसीलिए इन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है दोस्तों, एक कला है। आगे हम लोग बात करेंगे कि लोक प्रशासन कैसे एक विज्ञान भी है। तो लगातार मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहिए। काफ़ी अच्छे और काफ़ी प्रभावी डिस्कशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, कि कठिन लगने वाला जो सब्जेक्ट है, जो जनरली कठिन है नहीं, लेकिन फिर भी जो कठिन लगता है, वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए।
तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए, GLC IAS के साथ में बने रहिए, लगातार इस लेक्चर को आप लोग प्रमोट भी करिए। और यदि आपके कुछ ऐसे साथी हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाना है और वो अच्छे गाइडेंस से वंचित हैं, तो आप इस लेक्चर को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। GLC के एप्लीकेशन को उनको डाउनलोड करने के लिए कहें और एक नए सदस्य के रूप में उनको जोड़ करके उनका भविष्य संवारने में उनकी मदद करें। दोस्तों, जय हिंद।